हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 3 अगस्त के न्यूज़पेपर डिस्कशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स इंफ्रा पुश। नाउ रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है जिसका जो टोटल वैल्यू है दैट इज़ 50,000 करोड़ और ओवरऑल 900 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स बनाने की जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। नाउ इस प्रोजेक्ट को बेसिकली 2 डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू बनवाया जाएगा। नाउ आपने सुना होगा पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करती है। तो जब भी पीपीपी मॉडल होता है तो उसके अंदर 2 डिफरेंट तरीके होते हैं रोड्स बनाने के। एक को बोलते हैं बीओटी दैट इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, दूसरे को बोलते हैं एचएएम दैट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो देखो 4 जो हाईवेज हैं, टोटल 8 हाईवेज बनाने की बात की जा रही है, उसमें से 4 हाईवेज जो है वो बीओटी के थ्रू बनाए जाएंगे, मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के थ्रू। पहले समझो बीओटी क्या होता है। देखो जब भी बीओटी मॉडल का इस्तेमाल होता है उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, मतलब पैसा उठाते हैं मार्केट से, देन वो उस रोड को बनाते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं। उसके बाद मतलब अपने पैसों का इस्तेमाल करके वो पैसों को बनाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट उसको कोई पैसा नहीं देती है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद वो उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर टोल वगैरह इकट्ठा करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रोड का जो ओवरऑल मालिक है वो खुद हो जाते हैं, राइट। वो खुद उसको ऑपरेट करते हैं और जितना उनको पैसा लगा होता है प्लस सम प्रॉफिट उतना वो वसूल कर लेते हैं उस पर्टिकुलर रोड से, एंड उसके बाद वो गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर रोड वापस ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज बीओटी मॉडल। फिर समझो, देखो पहले बिल्ड करते हैं, मतलब वो रोड बनाते हैं खुद से बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं, मतलब उस रोड को चलाते हैं और जितना भी पैसा उन्होंने लगाया होता है उसको टोल्स के थ्रू और अलग अलग तरीकों से थ्रू टैक्सेस वगैरह के थ्रू वो उस पैसों को वापस ले लेते हैं। एंड फाइनली ट्रांसफर, टी मतलब ट्रांसफर, मतलब गवर्नमेंट को वापस वो पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर कर देते हैं। इसे कहते हैं बीओटी मॉडल। और बीओटी मॉडल के थ्रू टोटल 4 डिफरेंट हाईवेज बनाने की कोशिश की जा रही है। पहला है आगरा और ग्वालियर के बीच में, दूसरा है थराड, दीसा, मेहसाना और अहमदाबाद, इन 4 को एक टाइप से कनेक्ट करता हुआ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी में एक रिंग रोड है और एक नासिक, पटना और खेड़ को कनेक्ट करता हुआ एक अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये 4 डिफरेंट हाईवे जो हैं वो बीओटी मॉडल के थ्रू बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बाकी जो बच गए उसको एचएएम मॉडल के थ्रू बनाया जाएगा। एचएएम में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो रिस्क होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर उठाती है। मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा प्राइवेट को देती है और बाकी पैसा जो है वो कंप्लीट हो, मतलब प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद देती है। तो बेसिकली इसमें प्राइवेट जो सेक्टर है उसको अकेले पूरा का पूरा जो लॉस है उसको नहीं सहना पड़ता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में मिलकर करते हैं। तो एचएएम मॉडल के थ्रू बस क्या होता है, डायरेक्टली आप बेसिकली अपना प्रोजेक्ट लेते हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसा लेती है गवर्नमेंट से, रोड बनाती है और रोड बनाने के बाद कुछ दिनों तक वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको ऑपरेट करती है एंड देन वो ट्रांसफर कर देती है। नाउ एचएएम मॉडल के थ्रू बेसिकली खड़गपुर और मोरेगांव के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या में एक रोड बनाया जा रहा है और पत्थलगोना और गुमला, इन दोनों सेक्शंस में भी यहाँ पर एक रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि गवर्नमेंट ने रोड बिल्डिंग के लिए ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ जो लगाए हैं वो कहाँ कहाँ पे लगाए हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन ओशन का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, उन्होंने रिसेंटली ये हाईलाइट किया है कि इंडियन ओशन के अंदर कुछ डिस्ट्रप्टिव चेंजेस होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। उसके लिए इंडिया को रेडी रहना होगा। नो बेसिकली उन्होंने ये जो पर्टिकुलर मतलब स्टेटमेंट दिया है वो चाइना के ग्रोइंग मैरीटाइम प्रेजेंस के कारण दिया है। चाइना लगातार अपनी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर उसको इंक्रीज कर रहा है और चाइना जो ये अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है इसके कारण भारत के अंदर एक काइंड ऑफ एक टाइप की होड़ लगी हुई है अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज जो इंडियन ओशन है वो इंडियन नेवी का बैकएंड माना जाता है, स्ट्रेटेजिक बैकएंड माना जाता है, जहाँ पर इंडियन नेवी खुद ऑपरेट करती है। अब अगर ऐसे रीजन में चाइना, यूएस ऐसे जाकर के बाहर की जो पार्टीज हैं, बाहर के जो नेशंस हैं, वो अगर आके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली इंडिया को यहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसी चीज़ के बारे में फोकस किया है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग सेंटर और उससे कितना जीएसटी यहाँ पर कलेक्ट होता है। नाउ आपने सुना होगा दिल्ली के ओआरएन के प्लेस में, ओल्ड राजेंद्र नगर में रिसेंटली बेसमेंट के अंदर 3 जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे उनकी बहुत ही अनफॉर्चुनेट यहाँ पर डेथ हो गई थी। नाउ उसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह आए हैं। उसी रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट ये भी आया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, भले ही वो यूपीएससी के हो या फिर बाकी जितने भी आईआईटी, पीएमटी, इन सबके कोचिंग सेंटर्स हो, सबको मिलाकर टोटल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है पर ईयर। तो देखो अगर आप पिछले 5 सालों का डेटा देखोगे ना तो जो जीएसटी कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 2019-20 में ये पर्टिकुलर जीएसटी कलेक्शन जो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास का था, मतलब 2200 करोड़ इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ था सिर्फ कोचिंग सेंटर से। नाउ अगर आप देखो 2020-21 जब कोविड आया था तो उस टाइम ये थोड़ा डिक्रीज हो गया था, लेकिन 2021-22 में फिर से इंक्रीज हो गया 4000 करोड़। यहाँ पर देख सकते हो आप 2023-24 में मतलब जो रिसेंट डेटा आया है उसके तहत 5500 करोड़ हो गया है। मतलब इतना पैसा तो सिर्फ जीएसटी में आ रहा है कोचिंग सेंटर्स के पास में, ठीक है, और इतना उनको आगे पे करना पड़ रहा है।
सो उम्मीद करता हूँ यू आर गेटिंग आइडिया एज टू हाउ मच दे आर अर्निंग पर ईयर। अगर उनको सिर्फ टैक्स इतना पे करना है या फिर उनको सिर्फ टैक्स इतना पे करना पड़ रहा है, तो सोचिए ओवरऑल अर्निंग कितनी है। एंड देन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स नहीं है, सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट नेग्लिजेंस। This is negligence on the part of administration of that particular coaching. This is negligence on the part of MCD of Delhi. This is negligence on the part of Delhi police के जो officials हैं वो सब, they should properly check these things. उनको check करना चाहिए, only then these can be operated properly and efficiently. ठीक है, let's move ahead. Let's talk about Supreme Court का जो recent ruling आया है सब categorization of OBC and SC ST इन सब के ऊपर। देखो, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को हमने कुछ दिन पहले ऑलरेडी देख लिया था जब ये पर्टिकुलर न्यूज़ आया था। तो लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एससी को, एसटी को, ओबीसी को सब कैटेगराइज करोगे तो आपको एक प्रॉपर क्वांटिफाइबल और डेमोन्स्ट्रेबल डेटा पे करना पड़ेगा। मतलब आपको डेटा शो करना पड़ेगा दैट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इतना है, इसलिए हम उसको इतना जो रिजर्वेशन है वो दे रहे हैं। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर क्वांटिफाइबल डेटा जिसको आप काउंट कर सको ऐसे डेटा पे देना होगा। देखो, यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको पॉलिटिकल एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहे हैं, डिलेज वगैरह हो रहे हैं पॉलिटिकल कोई बिल्स लाने में, एक्ट्स लाने में, वो सब भी इसी कारण कहीं ना कहीं हो रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। बट कोर्ट के डायरेक्टिव के बावजूद, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारे पास प्रॉपर डेटा यहाँ पर अचीव नहीं हो पाया अभी तक। अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत कम एफर्ट्स लगाए जाते हैं इस बात पे कि कास्ट वाइज जो रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट जॉब में कितना रिप्रेजेंटेशन कास्ट वाइज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितना है, इस पर्टिकुलर डेटा को इकट्ठा करने के लिए बहुत कम एफर्ट्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये शो करता है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और अगर ये सीरियसनेस नहीं है तो यही कहीं ना कहीं रीज़न है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता है सब कैटेगराइजेशन का और बाकी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का। देखो, जैसे एक एग्जांपल है 2017 में रोहिणी कमीशन को बनाया गया था जिसका एम यही था कि ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन हो रही है उसका एक प्रॉपर डेटा निकालो, क्वांटिफाइबल डेटा निकालो। बट अभी तक ये पर्टिकुलर डेटा पूरी तरीके से सबमिट नहीं किया गया है। ये इतना स्लो है कि ये अभी तक इसका डेट एक्सटेंड ही होता जा रहा है, हर 6 महीने पर इसका डेट एक्सटेंड हो जाता है। एंड जो डेटा है, फाइनल डेटा, वो अभी तक उसको पुटअप नहीं किया गया है पार्लियामेंट के सामने में। मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर इसरो और नासा का एक मिशन साथ में लॉन्च किया जाएगा अगले साल अक्टूबर के आसपास में, अक्टूबर 2025 तक। उसके लिए एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को चूज़ किया गया है। ही इज़ फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है पिछले 40 सालों में भारत के पहले ऐसे पर्सन बन गए हैं जो आने वाले टाइम में स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं। इनसे पहले 1984 में श्री राकेश शर्मा जो थे वो हमारे फर्स्ट इंडियन मैन बन गए थे जो कि स्पेस में गए थे। और आपने वो पर्टिकुलर स्टोरी सुनी होगी जहाँ पर इंदिरा गांधी जो उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इनसे कि भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा सेड सारे जहाँ से अच्छा, राइट। तो ये वही पर्टिकुलर राकेश शर्मा है 1984 में जब गए थे, और लास्ट टाइम इन्होंने ही एक्चुअली भारत की तरफ से स्पेस में ट्रैवल किया था ना। उसके बाद सेकंड पर्सन विल बी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी के अंदर भी आ सकता है और बाकी किसी भी स्टेट पीसेस के अंदर भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ समझने वाली बात यह है कि इसरो और नासा साथ में मिलकर एक मिशन को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है एक्शन 4 स्पेस मिशन। सो एक्सियम 4 जो है ये बेसिकली कहाँ भेजा जाएगा, इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा गगनयान मिशन है ये उससे अलग है, ये वो नहीं है, वो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम एक्सियम 4 की बात कर रहे हैं। एक्सियम 4 को अगले साल अक्टूबर यानी कि 2025 में भेजा जाएगा, और इसका एम क्या होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर के 14 दिनों तक रहना होगा, 14 डेज तक। इसके अलावा देखो, जो शुभांशु शुक्ला हमारे ग्रुप कैप्टन है, उनका बैकअप की तरह एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को भी यहाँ पर तैयार किया गया है कि अगर शुभांशु शुक्ला किसी कारण से ना जा पाए तो यहाँ पर जो प्रशांत बालाकृष्ण नायर है उनको यहाँ पर एक बैकअप की तरह, बैकअप एस्ट्रोनॉट की तरह इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ओलंपिक बॉक्सिंग। ओलंपिक बॉक्सिंग में रिसेंटली एक जेंडर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। नाउ इटली की एंजेला कैरिनी जो है, उन्होंने अपने राउंड ऑफ 16 के बॉक्सिंग बाउट से यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। मतलब उन्होंने पीछे हट गई क्योंकि उनका जो फाइट था वो अल्जीरिया के ईमानी खलीफ के साथ था। और अल्जीरिया की ईमानी खलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं है इस मामले में, बिकॉज उनको बेसिकली बायोलॉजिकली मैन माना जाता है। मतलब बायोलॉजिकली शी इज़ अ मेल, ऑल्दो वो अपने आप को एक फीमेल की तरह देखती हैं, बट इसके बावजूद उनका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो इतना हाई है कि बायोलॉजिकली शी इज़ अ मैन, या फिर उनको एक ट्रांसजेंडर वुमेन कह सकते हैं जिनके अंदर मेल के फीचर्स हैं। अब देखो, एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने ऑलरेडी एक जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट को बनाया हुआ है, ये डिसाइड करने के लिए कौन मेल है कौन फीमेल है। बट उसके क्या क्या स्पेसिफिक्स है वो अभी तक पब्लिक डोमेन के अंदर बाहर नहीं है, वो अभी तक अनक्लियर है। नो वन नोस कि एग्जैक्टली कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इसके अलावा देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, DSD। और देखो, कोई भी एथलीट जिसको DSD होता है ना, उसके क्रोमोसोम्स बेसिकली थोड़े से चेंज होते हैं, मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम से हटके होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कुछ जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास वाई क्रोमोजोम, यानी कि जो बेसिकली फीमेल्स होती हैं, उनके वाई क्रोमोजोम के ऊपर SRY जीन हो सकता है, और अगर SRY जीन होता है तो उनके बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मेल की तरह हो जाते हैं। बिकॉज देखो, मेल और फीमेल के बीच का जो मेन डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर जो होता है उसे एस्ट्रोजन बोलते हैं, ऑस्ट्रोजन। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो देखो, अगर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है अगर वो ज़्यादा होता है तो पर्सन के बॉडी के अंदर मसल मास भी ज़्यादा होती है, उसकी बोन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होता है। सो टेक्निकली इट वर्क्स लाइक अ मेल। ठीक है, भले ही वो फीमेल हो, बट अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो वो फीमेल की तरह यहाँ पर ऑपरेट करेंगी। नो, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने टेस्टोस्टेरोन के लेवल के ऊपर एक लिमिट्स लगा रखे हैं। नो, पहले वो लिमिट था कि 5 NMOL पर लीटर के हिसाब से, मतलब इतना होना चाहिए बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बट रिसेंटली उसको रिड्यूस कर दिया गया है। बोला कि एक वुमेन के अंदर 2.5 NMOL पर लीटर के हिसाब से इतना अगर होगा टेस्टोस्टेरोन पिछले 24 महीनों यानी कि पिछले 2 साल में, तभी जाकर वो किसी फीमेल बाउट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो शी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फीमेल स्पोर्ट्स। ठीक है, इतना है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर आप ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, अल्जीरिया के जो ईमान खलीफ हैं, इनका इसके ज़्यादा होने के बावजूद उनको ओलंपिक्स के अंदर अलाउ किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। और देखो, एक यहाँ पर एथिकल डिबेट ये भी आती है कि बास्केटबॉल भी तो एक गेम है, और बास्केटबॉल में कुछ लोग होते हैं वो नेचुरली जो बाय बर्थ ही काफ़ी लंबे होते हैं, तो उनको तो यहाँ से एडवांटेज मिलेगा। तो उसमें उन पर्टिकुलर बच्चों की क्या गलती है, फिर जो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं उनकी क्या गलती है कि उनके बॉडी के ऊपर ये चीज़ें हैं। तो सेम चीज़, अगर किसी पर्टिकुलर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो इसमें उनकी क्या गलती है, वो क्यों आखिरकार ऑपरेट नहीं कर पाएंगे या फिर क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। ये एक एथिकल डिबेट है। बट आई होप आप समझ गए कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में किस टाइप के रिसेंट एस्केलेशंस हुए हैं। नाउ, हमने रिसेंटली देखा था कि हमास और हिजबुल्ला दोनों के जो टॉप लीडर्स थे, जो रिसेंटली हमास के लीडर थे इस्माइल हनैया, उनको रिसेंटली इजराइल के दौरा माना गया, मार दिया गया था। और हैरानी वाली बात यह है कि दोनों ही लीडर्स को यहाँ पे ईरान के अंदर मारा गया है। ठीक है, ईरान के, जब वो दोनों ही ईरान के विजिट पे थे तभी उन दोनों को मारा गया था। तो इसके कारण वेस्ट एशिया के अंदर जो वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वो एक ऑल आउट वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है ये पर्टिकुलर वॉर्स। और अगर इन किलिंग्स को आप ध्यान से परसीव करें, जो इन दोनों के हमास और हिजबुल्ला के जो लीडर्स थे, इनकी जो बेसिकली किलिंग्स हुई है, इसको अगर आप प्रॉपर्ली समझे तो ये ईरान को काइंड ऑफ एक मैसेज गया है कि उसको अपने प्रॉक्सी वॉर्स को बंद करना होगा ना। ईरान जो है यहाँ पर चारों तरफ से फंसा हुआ है, और ईरान को यहाँ पर अपने आप को उस पर्टिकुलर क्रॉस रोड से बाहर निकालने के लिए कुछ 3 ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं। आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो पहला ऑप्शन है ईरान के पास, वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है कि वो सिंपली बातचीत करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मीडिएट करे, मतलब वॉर में ना जाए। सेकंड है कि ईरान अपने एलाइज के साथ जाए, अपने दोस्तों के साथ जाए, साथ में मिलकर एक जॉइंट रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स यहाँ पर डिक्लेयर करे, जैसे बेसिकली नेटो कर सकता है, जैसे यूएसए अपने बाकी सारे पार्टनर के साथ करता है, वैसे ही बोला गया है ईरान भी कर सकता है अपने बाकी पार्टनर के साथ मिलकर। और तीसरा बोल रहा है कि ईरान अपने आप को एक प्रोलॉन्ग लंबे स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी करे, और जब भी उसके पास राइट मोमेंट मिले तब जाकर वो स्ट्राइक बैक करे। बट अगर आप ध्यान सोचें, पहला अगर आप ऑप्शन छोड़ दो, जो बाकी दोनों ही ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं वॉर को एग्रीवेट कर रहे हैं, वॉर को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। पहला चलो ठीक है कि मीडिएशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बट बाकी दोनों में से अगर ईरान ने कोई भी चूज़ किया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वेस्ट एशिया के ऊपर आ सकता है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का लगातार इंटरेस्ट बढ़ रहा है वेस्टर्न एशिया के अंदर। क्यों? बिकॉज इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ डायस्पोरा, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं, दोनों ही चीज़ों के लिए, मतलब डायस्पोरा की सेफ्टी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए इंडिया यहाँ पर वेस्ट एशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है इसराइल के अंदर, क्यों हो रहा है, राइट। अब देखो, इंडिया का जो रिस्पॉन्स होगा ना, ये बहुत ही कॉशियस रिस्पॉन्स होने वाला है। इंडिया कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा खुद को यहाँ पर। इंडिया चाहेगा जरूर कि डीस्केलेशन हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट इंडिया खुद को कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया को पता है कि इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग विद टेररिज्म का प्रॉब्लम फ्रॉम पाकिस्तान। एंड एक तरफ से चाइना एक काइंड ऑफ एक बहुत ही बुली फ्रेंड की तरह यहाँ पर ट्रीट करता है इंडिया को, राइट। सो अगर आप देखें तो इंडिया ऑलरेडी 2 तरफ से 2 pronged वॉर के अंदर फंसा हुआ है। इंडिया इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो अगर हमें यहाँ पर अपने आप को संभाल के रखना है तो वी नीड टू अवॉइड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन वेस्ट एशिया, तभी जाकर हम अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर किलिंग जो हुई है, हमास और हिजबुल्ला की जो लीडर्स की किलिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं उसने सिर्फ आसपास के रीजन को डिस्टेबलाइज नहीं किया है, रादर पूरे वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस वगैरह को फिर से एक बार ओपन करके छोड़ दिया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट निकोबार इंफ्रा प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार इंफ्रा प्रोजेक्ट के सामने क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं, इसको समझते हैं।
पहले चीज़ तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, मतलब सामान को एक जगह से सेकंड जगह ले जाने का पोर्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ ये इंफ्रा प्रोजेक्ट है, मतलब निकोबार के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, मॉल्स बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, रेजिडेंशियल हाउसेस बनाए जाएंगे, राइट। लेकिन इसके सामने बहुत सारे लीगल हर्डल्स आ गए हैं, और ज़्यादातर जो हर्डल्स है वो एनवायरमेंटल और कंजर्वेशन इश्यूज़ को लेकर के सामने आए हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं। पहला केस जो है वो एनजीटी की कोलकाता बेंच के सामने में चल रहा है, जहां पर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दिए गए हैं उसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि आफ्टर ऑल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस कैसे मिले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। जो पेटिशनर्स जिन्होंने ये फाइल किया है उन्होंने ये आर्गू किया है कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसके कारण इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा आइलैंड के इकोसिस्टम को। वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी, वहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी, वहाँ पर इंटरफेरेंसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, पहला तो हमने यहाँ पर देखा कोलकाता बेंच के अंदर, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखा तो कैलकाटा का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पिटिशंस फाइल किए गए हैं। 3 मेन इश्यूज के ऊपर यहाँ पिटिशंस फाइल किए गए हैं। पहला बोला गया है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो अभी तक लिया नहीं गया है, मतलब EIA जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो अभी तक नहीं लिया गया है। इसके कारण जो आइलैंड की इकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरे में आ सकती है। सेकंड बोला गया है जो यहाँ पर CRZ है यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन है, उसके जितने भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको वायलेट किया जा रहा है। प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होती है यहाँ पर लोकल कम्युनिटी के साथ में, बिना बातचीत किए ही सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया गया है। और तीसरा बोला गया है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाने की बात की जा रही है वो एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। नो, इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है हमें अलग अलग एनवायरमेंटल लॉज के थ्रू, ना कि इसको डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पर खतरे में डालने की जरूरत है। सो गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है? गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को डिफेंड कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और साथ ही साथ एनवायरमेंट को। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बैलेंसिंग की बात कर रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर डिफेंड करके बोल रही है कि हम एनवायरमेंटल डैमेज को कम से कम करेंगे, हम चाहे कोशिश करेंगे ना हो, बट इस प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। ना देखो, जो अभी ये लीगल चैलेंजेस वगैरह चल रहे हैं, इसके कारण जो प्रोजेक्ट है इसका प्रोग्रेस कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। उसके कारण जो एनजीटी है, जो हाई कोर्ट है, इसके जो आउटकम्स है इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना होगा, देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो बॉडीज है क्या आउटकम्स देती हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। तो देखो, एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि पिछले 10-15 सालों में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। रीजंस क्या है? बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए थे। आपको 3 फार्म लॉज याद होंगे जो पिछले साल पे लास्ट ईयर लाया गया था, उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाना, कहीं ना कहीं रुक जाना, ये सारी चीज़ें शो करती है कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लो होना शुरू हो गया है। नो, बहुत सारे एग्रीकल्चर इनोवेशंस के अगर आप ऊपर फोकस करोगे, जैसे हाइब्रिड सीड्स हो गया, GM क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, फिर एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स, ये सब की सब चीज़ें जो है प्राइवेट कंपनीज खुद लेकर आई थी। ये सब गवर्नमेंट का इन्वेंशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर है उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली देखा नहीं जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। देखो, ये सारे के सारे इनोवेशन से जो हुए हैं इन्हीं को स्लो डाउन कर दिया है, बिकॉज बहुत सारे डोमेस्टिक पॉलिसी हर्डल्स हैं। जैसे कमर्शलाइजेशन के अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, GM क्रॉप्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उनको डिस्करेज कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर वापस आने के लिए। अगर हम राइस और वीट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर राइस को इन्वेंट करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर ने इनिशिएटिव निकाला था, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस, और वीट के लिए निकाला था जीरो टिल। तो ये दोनों ही कंसेप्ट जो है ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। इसमें स्टबल बर्निंग, पडलिंग, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली देखने को मिलेगा। और ये सब किसने डेवलप किया है? प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप किया है। बट इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठ रही हैं, यहाँ पर लीगल चैलेंजेस वगैरह बहुत उठ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा जा रहा है लोकल कम्युनिटी के द्वारा, बिकॉज माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करने आई है फार्मर्स का, पीजेंट्स का। तो एक सजेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर लूडिज्म के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। लूडिज्म का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है बट हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। रादर हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, सो दैट हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इतने ज़्यादा बेहतर बना सकें कि हर पर्सन के पास वो टेक्नोलॉजीज पहुँचे, सो दैट सब अपनी एफिशिएंसी को, प्रोफिशिएंसी को और ज़्यादा बेटर कर पाए, इंक्रीज कर पाए। सो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।